मैंने बहुत खुल के सेक्स के आनंद पे ये सब चीजें लिखी कि सेक्स के बारे में हमें ओपनली बात करना चाहिए, क्योंकि जनरली ये शब्द जो है लोग उच्चारित करने से बहुत डरते हैं। आदमी बहुत कमीने होते हैं इस मामले में। और ये जो साहित्य और ये सब जो भीड़ की आप बात करते हैं ना, वो कोई बहुत अच्छा लिख दे, किसी को बहुत इनाम मिल दे, उनकी भी तो टांग खींचते हैं, उनको भी तो छोड़ते नहीं है। दिल्ली और मुंबई में है तो हनी ट्रैप और ये सब तो आपको पता ही है, बिल्कुल है ना। और ये बहुत आम मुझे लगता है पिछले 2 दशकों से हो गया है कि आपने खुद ही कह दिया आदमी कमीने होते हैं, ठरकी होते हैं। आपने खुद कहा, मैं तो आपकी बात दोहरा रही हूँ। बिल्कुल इन्होंने इसको एंकर दिखाया, लेकिन पता नहीं इसको पढ़ते हुए मुझे एक ही एंकर की बार बार याद आ रही थी। एंड यू ऑल्सो वॉन्ट टू नो, किताब पढ़ के आपको पता लगेगा। हमने जबरदस्ती माओं को वो पद दे के ऊपर चढ़ा रखा और पिताओं को बेवजह हम जो है हमेशा कटघरे में खड़ा करते हैं। और मैं लड़कों को पहले कह दूं कि ये जब भाभीियों के चक्कर में मत पढ़ना, किताब पढ़ने के बाद तो तुम ऐसे भी नहीं पढ़ोगे। लेटेस्ट रिसर्च में ये बात सामने आ गई है कि गॉसिप करने वाले ज्यादा सेहतमंद रहते हैं। दैनिक जागरण के हिंदी हम चैनल के बातें किताबें सेगमेंट में आपका स्वागत है। नमस्ते, मेरा नाम है नवीन चौधरी और इस सेगमेंट में हम बात करते हैं ऑथर्स से, उनकी किताबों के बारे में, उनके जीवन के बारे में। आज मेरे साथ जो ऑथर हैं उनका नाम है जयंती रंगनाथन। जयंती जी बहुत लंबे समय तक पत्रकारिता के साथ जुड़ी रही। एक दौर था जब लोग धर्मयुग को याद किया करते थे। उस धर्मयुग मैगजीन के साथ, वनिता मैगजीन के साथ, फिर अमर उजाला, हिंदुस्तान, साथ ही साथ सोनी एंटरटेनमेंट चैनल के साथ उन्होंने काम किया है। ये तो प्रोफेशनल लाइफ है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी को भी जिंदा रखा। कहानियाँ लिखती रही हैं, उपन्यास लिखती रही हैं, उन्होंने किताबों की एडिटिंग भी की है, स्टोरी टेल के लिए भी उन्होंने ऑडियो बुक्स लिखी हैं। तो हर विधा में उन्होंने अपने आप को आजमाया है। जयंती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन। आप में बहुत सारी किताबें थी, सारी तो मैं ला नहीं सकता था, मैं सबको दिखाऊं। एक तो किताब है मेमराजी, मैंने कल पढ़ी है, मैं हंसते हंसते लोटपोट हुआ। मज़ेदार किताब है, बहुत समय के बाद ऐसी मैंने किताब पढ़ी। शैडो, अगर आप हॉरर स्टोरीज के शौकीन हैं तो ये किताब आपके लिए है। अगर मर्डर मिस्ट्री आप पढ़ना चाहते हैं, और अभी हिंदी में मर्डर मिस्ट्री रिवाइव हो रहा है, मैं इसके लिए आपको बहुत बधाई दूंगा कि आपने इसके ऊपर बड़ा शानदार काम किया। किताब का नाम है शुगर डैडी, जो कि सबसे लेटेस्ट किताब है जयंती जी की। किताबों पे मैं आऊँगा बाद में, इस पे तो हम बात करेंगे ही, लेकिन आपके नाम से ही पता लगता है कि आप दक्षिण भारत से हैं। आपका भिलाई से भी कनेक्शन रहा है। आप हिंदी जिस तरह से बोलती हैं, अगर आपका कई बार ऐसा लगता है कि नहीं आप नॉर्थ इंडियन ही हैं, आपकी शादी शायद साउथ इंडियन से होगी, इसलिए आप रंगनाथन लिख रही हैं। तो आपकी हिंदी भाषा पे जिस तरह की पकड़ है, आपका जिस तरह का कमांड है, तो ये कैसे हुआ है कि एक साउथ इंडियन जो है वो किसी नॉर्थ इंडियन से ज़्यादा अच्छी हिंदी वाला बन चुका है? कहाँ से जर्नी शुरू हुई आपकी? क्या बात है, ये तो आपने मुझे बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट दे दिया शुरू में कि मैं एक उत्तर भारतीय से ज़्यादा अच्छी हिंदी बोल लेती हूँ। देखिए, जैसे आपने कहा भिलाई में मैं पैदा हुई पली बड़ी, तो भिलाई में माहौल बहुत कॉस्मोपॉलिटन है बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात है कि मेरे अम्मा अप्पा ने बचपन में हमें कुछ भी पढ़ने से रोका नहीं। तो घर में हमारी अम्मा जो है वो तमिल पढ़ती थी, मलयालम पढ़ती थी, इंग्लिश पढ़ती थी, हिंदी भी पढ़ लेती थी, और हमारे अप्पा इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ते थे। वो जमशेदपुर से आए हुए थे बिल्कुल जी, मतलब जमशेदपुर में बॉर्न एंड ब्रॉट अप, साउथ इंडियन जैसे। तो बचपन में जो हम लोगों को आदत लगी कि लाइब्रेरी जा रहे हैं, किताब ला रहे हैं और पढ़ रहे हैं, मुझे लगता है वहाँ से एक कीड़ा कुलबुलाया, पढ़ने का कीड़ा कुलबुलाया। और ये अच्छी बात थी कि उन्होंने किसी किस्म की पाबंदी नहीं रखी कि कुछ भी पढ़ लो। बच्चों की सारी मैगजीन आती थी उस वक्त, आप बात करिए लोटपोट, चंपक, नंदन, पराग, है ना, कॉमिक्स सारे, और इंग्लिश की सारी चीज़ें, मतलब एस्ट्रिक्स, ऑब्लिक्स, टिंटिन, फिर कुछ थोड़ा सा बाद आपके सारे आने लगे बिल्कुल। नॉवेल्स पढ़ने लगे, नॉवेल्स आते थे तो वो भी उठा के पढ़ लेते थे। तो ये एक, मैं कहूँगी शुरुआत में ये थोड़ा सा पढ़ने का कल्चर हुआ। इसके बाद जिंदगी में एक हादसा हुआ, मैं कहती हूँ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज टाइप ये हो गया कि मेरे अप्पा का एक्सीडेंट हो गया और वो सीधे बिस्तर पे आ गए बिल्कुल। तो हमारे घर में बहुत सारी चीज़ों की कमी हो गई। जैसे गर्मियों में हम कहीं जा नहीं पाते थे, वो 2 महीने, उन दिनों 2 महीने की छुट्टी होती थी, हम घर में रहते थे चारों भाई बहन। तो मैं क्लास 6 में पढ़ती थी, तो अम्मा जो है उन्होंने थोड़ा सा हम सबका को मन बहलाने के लिए कहा कि तुम लोग कुछ लिखो इस बार, इतना पढ़ते हो तो इस बार तुम चारों को मैं कहती हूँ कि तुम लोग लिखो और अपनी अपनी मैगजीन बनाओ।
तो रजनी बड़ी थी तो वो तो वहाँ से निकल गई, मैं बची, मेरा छोटा भाई रवि और नल्ली, हम तीनों। तो नल्ली ने भी एक आध दो कुछ चित्र वित्र बनाने के बाद कहा मेरे बस की बात नहीं है। तो मुझे याद है मैं और मेरा भाई पहले साल तो हम दोनों ने अपनी अपनी मैगजीन निकाली। मैंने अपनी मैगजीन का नाम रखा मनोरंजन, कुछ कहानियां लिखी। अप्पा चूंकि बिस्तर पे थे, वहां से उन्होंने एक कहानी सुनाई थी 6 महीने की चाबी, कि जमशेदपुर में उनके एक मास्टर साहब थे और बहुत ही खपती और बहुत कंजूस, तो कोई जादूगर आ गया था। उसने कहा मास्टर जी आप अपनी घड़ी निकालिए और मैं उसमें 6 महीने की चाबी भर दूंगा। और उसने उसमें हमाम दस्ता लिया और कूटने लगा घड़ी। तो मास्टर जी हाय हुई चिल्लाने लगे बिल्कुल बुरी तरह से। तो वो चिल्लाए, बच्चे हंसे। तो उसके बाद जो है उन्होंने खूब रुलाने के बाद उन्होंने निकाल के दिया कि लीजिए आपकी घड़ी। ये कहानी बहुत दिलचस्प लगी, मैंने लिख दी। तो शाम को सब बैठे कॉफी पीते हुए, तो आपको पता है साउथ इंडियन परिवारों में टिफिन का कल्चर है, शाम को दोशा वोशा खाते हुए कॉफी पीते हुए मैंने एक कहानी पढ़ के सुनाई। अप्पा बड़े अभिभूत हो गए। अप्पा ने कहा तुम तो अच्छा लिख लेती हो। बोले मैं अपने जो हमारे ऑफिस में एक हिंदी जानने वाले हैं उनको दिखाता हूँ। ऐसे मैंने लिखना शुरू किया। तो वो पहले साल जो 2-3 कहानियां थी वो लिखी, 2-3 4-5 कहानियां, कुछ एकाध कविताएं बच्चों की। अगले साल जब मैं 7वीं में थी और मैंने कहानी लिखी थी धांसू के आंसू, वो कहानी पढ़ के अप्पा ने कहा चलो लोटपोट पढ़ती हो ना, अब ये कहानी तुम लोटपोट में भेजो। तो मैंने पूरा फेयर करके कहानी लोटपोट में भेज दी और मजे की बात लोटपोट में तुरंत कहानी छपी। 45 रुपए का मनी ऑर्डर आ गया। मतलब मेरे लिए ये इतनी एक हसीन बात थी, एक दरवाजा सा खुल गया कि ये भी जिंदगी होती है। आप 6th में थी? मैं 7th में थी, मैं 7th में थी, है ना, बिल्कुल 12 साल की थी, 7th में थी। मतलब अजब उत्साह की भाई कहानी तो छप गई। और 45 रुपए, मतलब आपको पता है 60 पैसे की तो टिक्की आती थी, फुल प्लेट कुल्फी, मतलब खिला पिला के भी पैसे खत्म हो टाइप। तो वो एक चस्का चढ़ गया। फिर मैं कहानी लिखती थी, भेजती थी, तो कहानियां मेरी चंपक में छपी, नंदन में छपी, बाद में जिसकी मैं संपादक बनी वो भी अभूतपूर्व अनुभव था। फिर बस जब पराग में छपी और 150 रुपए का मेरे पास चेक आया तो वो तो ऐसा लगा कि भाई न जाने क्या बात हो गई। तब तक सोचा नहीं था कि इसे करियर बनाऊंगी लेखन को, पता ही नहीं था ऐसा कोई करियर होता है। क्योंकि अप्पा जब तक थे वो चाहते थे बड़ी लड़की इंजीनियर बने, दूसरी डॉक्टर, तीसरी मैं कलेक्टर बनूं। लेकिन भाई अप्पा नहीं रहे, मैं स्कूल में ही थी कि अप्पा की डेथ हो गई। तो फिर तो ये था कि जल्दी से नौकरी करनी है। तो कॉमर्स ले लिया मैंने बीकॉम किया, एमकॉम किया मुंबई आके। बैंक में नौकरी मिल गई मुझे, करने लगी। लेकिन उन्हीं दिनों नौकरी करते समय टाइम्स ऑफ इंडिया में एक एडवर्टाइजमेंट पे निगाह पड़ गई कि टाइम्स ऑफ इंडिया को हिंदी और इंग्लिश ट्रेनी जर्नलिस्ट चाहिए। भाई वही था, उसने कहा ये तेरे लिए, देख तेरे पास लिखी हुई कटिंग्स भी भेज दे। कुछ पता नहीं था कि मीडिया करियर होता है या मीडिया में पैसे मिलते हैं या इस तरह की नौकरियां भी होती हैं। एक छोटे शहर से तभी मुंबई आए थे और बैंक की नौकरी ऐसा लगता था वाह वाह दुनिया मिल गई टाइप्स, है ना। और अच्छे भरे घर की साउथ इंडियन लड़कियां तो बैंक में ही नौकरी करती हैं। और उसमें मैंने भेज दिया और वहाँ से मेरे लिए रिटर्न टेस्ट का बुलावा आया। उसमें क्लियर किया फर्स्ट रिटर्न टेस्ट, इंटरव्यू हो गया। उस वक्त माधुरी के संपादक थे विनोद तिवारी, उन्होंने मुझसे बात की थी। फिर मैं बैंक में नौकरी करने लगी, आराम से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जॉब कर रही थी। फिर पता चला कि यहाँ से मुझे फाइनल इंटरव्यू का बुलावा आ गया और फाइनल इंटरव्यू गई, जाना ही था। रणबीर भारती जी मेरे सामने बैठे हुए थे और वो मतलब भाई मैं आपको बता रही हूँ ना, चूंकि मैं हिंदी वाले परिवार से नहीं थी, मैंने उनका गुनाहों का देवता पढ़ रखा था, सूरज का 7वां घोड़ा पढ़ रखा था, धर्मयुग पढ़ती थी, लेकिन वो आव वाली बात नहीं थी। मुझे समझ नहीं आता था कि इन लोगों से कैसे पेश आना है। तो मैं 20 साल की थी और बिल्कुल आराम से चली गई। तो उन्होंने मुझसे बातें की, फिर उन्होंने कहा रंगनाथन क्यों लगा रखा है नाम में, ऐसे ही लगा रखा है कि तमिल में बोलती हूँ। कहा नन्नावे पेशने सर एन्ना वैना कर लूंगा अपड़िए उंगल ना बदल कुड़ते। वो इतना हंसे, इतना ठटाके, वो हंसी आज भी मेरे कानों में गूंजती है। बोले यार तुम तो बड़ी मजेदार लड़की हो, तमिल बोल लेती हो। बस इस तरह से हिंदी का सफर शुरू हो गया। और मैं कहूंगी कि हिंदी एक तरह से, क्योंकि देखिए स्कूल में 10वीं के बाद हम लोग पढ़ते नहीं है हिंदी। मेरी स्कूल, मेरी ट्रेनिंग, एक तरह से मेरा बैप्टिज्म सब कुछ धर्मयुग में ही हुआ। वहीं से मुझे हिंदी का संस्कार मिला, मुझे हिंदी से मोहब्बत हुई। मुझे लगा कि वाह ये क्या भाषा है और उसमें
लिख के, पढ़ के और काम करके जो मजा आता है, बस इस तरह से शुरुआत हो गई। आप एसबीआई में थी? जी जी। वो एसबीआई के लिए ना एक जोक चलता है कि वहाँ के कर्मचारी लंच टाइम में ही रहते हैं, तो क्या तब भी ऐसा होता था? हाँ, हम लोग भी लंच टाइम में, बल्कि बिल्कुल नहीं थी उस वक्त, तो बताइए ना, कुछ 5-6 महीने ही काम किया होगा मैंने। पर ऐसा नहीं हुआ, सरकारी नौकरी का तो अपने पूरे देश में, जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक बहुत जबरदस्त क्रेज है, और बैंक में लग जाए तो ऐसा नहीं हुआ कि घर से किसी ने कहा करे यार ये क्या कर रही हो तुम? बिल्कुल, देखिए हमारी अम्मा जो है वो समय से बहुत आगे की महिला थी, मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ अम्मा की। उनका ये था कि नौकरी करनी है, पैसे कमाने हैं, घर चलाना है, वो तुम लोग बच्चों को ही मिलके चलाना है। बिल्कुल, वो बहुत तय था शुरू से। हमारे घर के जितने रिश्तेदार हैं, खासकर मासी वासी, वो लड़ने आ गई। उन्होंने कहा तेरी तो शादी नहीं होगी भाई, मीडिया जैसा करियर इतना अनजाना था। मैं एग्जैक्टली कहूँ, अभी हम 2005 में, मैं आपको 1985 की बात बता रही हूँ, वो उस वक्त तो बिल्कुल पता नहीं था। और आप मीडिया कह रहे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहे हैं, ये कह रहे हैं पत्रकार है, कहीं भी किसी वक्त जाना पड़ेगा। बहुत हल्ला किया सबने। तो अम्मा डटी रही, भाई डटा रहा। उन्होंने कहा इसे जो करना है ये करेगी, बस इसको ये अच्छा लग रहा है करेगी, नहीं मन होगा कोई बात नहीं, बैंक में एक बार मिल गई, दूसरी बार मिल जाएगी, छोड़ के कंटिन्यू कर लेगी। पर मेरा साथ बहुत दिया मेरी अम्मा और भाई ने। उन्होंने कहा मजा आ रहा है ना तुम्हें, करो। और वाकई कह रही हूँ, हर दिन मजा आया, हर दिन लगा कि मैंने अपने लिए एक बेहतरीन करियर चुना। अच्छा, नंदन पढ़ते हुए आप बड़े होते हैं, फिर उसी मैगजीन के लिए आप जब काम करते हैं, तो ये मैं समझना चाहता हूँ कि कैसी फीलिंग आती होगी, क्योंकि आप जब बड़े हो रहे हैं उसको पढ़ते हुए, तो उसके लिए एक बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट है, और हम ये कहना चाहिए कि हम देखते हैं उसकी तरफ। जी, फिर आप उस जगह पे जब आपके हाथ में वो मैगजीन बनाना आ गया है, और अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ऐसा मौका मिले तो मेरे हाथ कांपने शुरू हो जाएंगे कि ये तो मैं पढ़ के बड़ा हुआ, मैं इसको बिगाड़ तो ना दूं। तो ऐसा कुछ हुआ क्या कभी? देखिए, मैं आपको बताऊं, धर्मयुग में जब नौकरी मिली ना मुझे, तब मुझे सीरियसली ये लगा मैं मक्का मदीना में आ गई हूँ। मैं शुरू के कुछ दिन तो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जो 4th फ्लोर पे जाती थी, मेरे पैर कांपते थे। मतलब वो उस तरह का मेरा डेडिकेशन था, और वो मुझे लगा था बहुत बड़ी चीज मिल गई है, जो वाकई बाद में मुझे लगा कि वाकई मिल गई थी बड़ी चीज। नंदन, मैं काम करने से पहले ही मैं हिंदुस्तान ज्वाइन कर चुकी थी, अखबार का काम कर रही थी, और उसके बाद जब मुझे ये जिम्मेदारी दी गई, सच कह रही हूँ, मुझे लग रहा है फुल सर्कल हो गया मुझे। वो उस दिन रात को सोते समय बहुत प्यारे प्यारे से ख्वाब आए कि भाई वो भिलाई में एक लड़की थी जिसकी कहानी नंदन में छपी थी, लेके घूमती थी, तकिए के नीचे रखती थी, और आज वो जो लड़की है वो ये तय कर रही है कि जिनकी कहानियाँ छपेगी और कैसे छपेगी। बहुत कुछ प्रयोग किया मैंने, नए किस्म के कुछ आर्टिकल्स दिए, क्विज वगैरह बना के। तो वो कांपने से ज्यादा वो अंदर एक थरथराहट थी, एक खुशी थी कि चलो खत्म हो गया, अब कुछ ना भी मिले तो काफी है, ये वाली फीलिंग थी। तो धर्मयुग में मुझे बचपन में याद है कि वो एक ना कार्टून कैरेक्टर ढब्बू जी आया करते थे, और मैं बस वही देखता था। मुझे समझ में बहुत नहीं आता था क्या हो रहा है, पर मुझे वो जो कार्टून है वो देख के ही मजा आ जाता था बहुत ज्यादा। और मैं जितने लोगों से बात करता हूँ, धर्मयुग की बहुत ज्यादा बात होती है कि जब भी अगर मैगजीन की बात की जाए तो धर्मयुग एक मतलब माइलस्टोन है। उसके बाद आज़ादी की एक चर्चा होती है कि उसके बाद शायद कोई ऐसी मैगजीन वो आई थी। तो खैर, वो मेरे ख्याल से मैं समझ सकता हूँ कि किस तरह का अनुभव रहा होगा। अच्छा, अभी किताबों पे आते हैं, नाम जो आप रखती हैं, हिंदी किताबें हैं, नाम कई बार अंग्रेजी से जुड़े होते हैं या बड़े अनोखे होते हैं। शुगर डैडी फॉर एग्जाम्पल, मैम राजी पेपराजी से निकला हुआ है, शैडो ये भी इंग्लिश है। इसके अलावा जो पहले एक किताब थी एफो जिंदगी थी, वो थी एक आपकी कहा बॉम्बे मेरी जान, 30 शेड्स ऑफ बेला। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर टाइटल के अंदर जो है वो इंग्लिश प्रॉपर नजर आता है, इंग्लिश रहती है, और नाम जो है बड़े मॉडर्न टाइप के होते हैं, ऐसा जैसे फिल्मों के नाम कई बार होते हैं। तो ये कोई सायास प्रयास है या जो है मेरी सोच है? अच्छा, मैं जैसा सोचती हूँ, देखिए भिलाई से निकल के जो मुंबई गई, बहुत लंबा वक्त वहां बिताया, फिर दिल्ली में बिताया, महानगर में। तो मुझे लगता है जिन लोगों के साथ रही हूँ, जिनके साथ काम किया है, हम सब जिस तरह की भाषा बोलते हैं, मैं कोशिश करती हूँ वैसी ही भाषा बोलूं। तो क्या मैं इससे संबंधित एक किस्सा बताऊं आपको? जी जरूर। है ना, धर्मयुग में थी, भारती जी के साथ काम कर रही थी, तो हिंदी में हम लोग जो है भाषा का लालित्य
हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मतलब वो कहते थे भाषा में लालित्य होना चाहिए, एक गरिष्ठता होनी चाहिए, तो सारे शब्द ऐसे होने चाहिए जो बिल्कुल ऐसा लगे कि भाई किसी ने एक थाली परोस दी है, तो उस तरह से। तो हम लोग बहुत अच्छी हिंदी लिखते थे, बिल्कुल ना, उसी तरह की हिंदी परोसते थे। उसके बाद मैं सोनी टेलीविज़न चली गई और मैं उनकी इन हाउस राइटर थी, बिल्कुल। तो मुझे एक मशी मशी रोमांटिक सीरियल लिखने का मौका मिला। तो उन्होंने कहा कि तब एक मनोरमा पत्रिका में मेरा पहला प्यार करके कॉलम छपता था, तो उस पे बेसिस मुझे एक बना के देना था उनको, 27 मिनट का एक एपिसोड। मैंने बैठ के लिखना शुरू किया और मैंने तो भाई अपना सारा लालित्य पांडित्य सब कुछ उड़ेल दिया। इस तरह लिखा कि भारती जी हो तो कहें शाबाश बेटा, क्या लिख दिया तुमने। मैं वो लिख के गई और हर शुक्रवार को प्रेजेंटेशन होता था सोनी के ऑफिस में, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और बाकी 2-3 चैनल के लोग, और हम लोग बैठते थे और राइटर नरेट करता था। तो भाई मैं नरेशन के लिए उठी, मैंने नरेट करना शुरू किया। अब मान के चलिए रोम कॉम नहीं है, मशी मशी लव स्टोरी है। मैंने पढ़ना शुरू किया और मेरे डायरेक्टर जो है, निर्देशक साहब, हंसने लगे। रोका नहीं उन्होंने, मैं फिर पढ़ूं, वो हंसे, और मैं इधर कंफ्यूज सी बैठी हूं कि हंस क्यों रहे हैं वो। उन्होंने पूरे 27 मिनट मुझे पढ़ने दिया। पढ़ के जब मैं चुप हुई तो फिर हंसते हुए बोले, जयंती क्या किया तुमने, संस्कृत में क्यों लिख दिया। मैं हक्की बक्की, बोले तुम जो बात करती हो, तुमने हमें भेजा था एपिसोड लिख के, इसके आधार पे तुम्हारा चुनाव हुआ, बनेगी अपनी बात का एक एपिसोड लिखा था, फिर वो तो तुमने बहुत मजेदार लिखा था, तो अब ये क्यों भाषा लिख रही हो। तुम्हारी भाषा तो ऐसी होनी चाहिए कि हर घर के लोग समझ सकें, उनको समझ में आए तुम्हारी हिंदी। तुम इसलिए नहीं लिख रही हो कि उनको तुम अपनी बौद्धिकता से परेशान करो। या उस दिन मैंने गांठ बांध ली कि मेरी भाषा यूथ फ्रेंडली होगी, मैं वो लिखूंगी जो मैं बोलती हूँ, जैसा मैं सोचती हूँ। तो बस उस दिन के बाद मैंने अपना रास्ता बदल दिया। ये तो भाषा की बात। और विषय की बात, अगर मैं विषय की बात करूं तो विषय भी इंटरेस्टिंग रहते हैं। तो ये विषय का चुनाव कैसे होता है? जी देखिए, और ये भी नहीं कह सकता कि आपको मैं एक ही उसमें बांध के रखूं। आपने मर्डर मिस्ट्री भी लिखी है, आपने जो है इसके बाद हॉरर स्टोरी भी लिखी है। मैमराजी तो अलग ही पूरा जॉनर है, उसको पता नहीं किस जॉनर में डालूं, कॉमेडी कह सकते हैं उसको। तो आपने हर उस तरह के जॉनर को ट्राई किया है जो बहुत से लोग नहीं करते। तो ये विषयों का चुनाव कैसे होता है फिर? देखिए, यहाँ भी मैं थोड़ा पहले जाना चाहूंगी जी। तब मैं कहानियां लिखती थी, छुटपुट बच्चों की लिखती थी ऐसे, पर मुझे लगता है दिल्ली में आई हूँ वनिता की संपादक बनकर, तो तब तक मैंने कहानियां धूमधाम से लिखनी शुरू नहीं की थी। फिर उसके बाद मेरे एक लॉयर मित्र थे, अरविंद जैन जी, उन्होंने मुझे कहा कि तुम हंस के लिए कहानी लिखो, क्योंकि तुम्हारा अनुभव मुंबई का है और जो तुम बताती हो, जिस तरह के समाज में तुम रही हो। मैं शायद उन्हें बता रही थी कि मेरी एक दोस्त लिव इन में रहती थी। उस वक्त लिव इन की बात, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात, लेस्बियन की बात हमारे समाज के लिए बहुत अनोखी बातें होती थी, और इन सब के साथ मैंने काम किया। सोनी में मेरे जो बॉस थे वो गे थे, मेरे साथ काम करने वाली लेस्बियन थी। मैंने हिजड़ों के साथ बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट्री बनाई है, वहाँ बहुत नज़दीक से देखा उनको। तो मेरा अनुभव अलग था मुंबई का, बिल्कुल। तो उन्होंने कहा तुम इस तरह के विषय पे लिखा करो, क्योंकि ये तुम्हारा भोगा हुआ यथार्थ है। तो मेरी सबसे पहली कहानी लिव इन पे हंस में छपी थी, ये 99 में, मेरे ख्याल से 98-99 में। वो पढ़ के मुझे जो है अशोक जी ने कहा था कि आप एक नॉवेल हमें लिख के दीजिए, राजकमल के अशोक माहेश्वरी ने, मतलब यादव जी और उन्होंने कहा था कि आप पूरे अपने। तो मैंने आसपास से गुजरते हुए अपना पहला नॉवेल 2000 में लिखा था, जो राजकमल से आई। तो वो भी हालांकि बोल्ड सब्जेक्ट था, लेकिन उसकी भाषा में कहूँ या ट्रीटमेंट कहूँ, उन सबको आप साहित्य में समाहित कर सकते हैं। उसके बाद मैंने खाना बदोश ख्वाहिशें लिखी, औरतें रोती नहीं लिखी, और जो भी लिखा साहित्य था। लेकिन मुझे लगा कि मैं उस दुनिया में ऑल्सो रैनो, मैं अपनी कोई पहचान नहीं बना पा रही, मैं नहीं बना सकती, मैं नकली लगूंगी। मैं असली जो हूं, जिस तरह सोचती हूं, वो तो वो है ही नहीं दुनिया। फिर मैं स्त्री विमर्श की बात कैसे करूं, जबकि मैं मैट्रियार्की फैमिली से हूं। भाई मैं दक्षिण भारत के जहां से आती हूँ, वहां मातृसत्तात्मक परिवार है। घरों में माँ खाना बनाना हमसे ज्यादा भाई को सिखाती थी, है ना। हम बाहर का काम करते थे, मिलके हम सब काम करते थे। मेरे पापा बेस्ट डोसा वो बनाते थे, मेरे हस्बैंड उनसे बड़ा कुक और कोई है नहीं, मतलब गजब। तो मुझे बताइए, मैं ऐसे परिवार से आई हूँ, तो खामखा मेल बैशिंग क्यों करूँ, खामखा मैं ये क्यों कहूँ कि मुझे ये नहीं मिला। नौकरी में मुझे कभी भी इस तरह की समस्या से दो चार नहीं होना पड़ा।
बिल्कुल जूनियर पोस्ट पे थी, सीनियर पोस्ट पे रही हूँ हिंदुस्तान में। कभी मुझे इस वजह से नुकसान उठाना नहीं पड़ा कि मैं महिला हूँ, राइट। मैं आराम से अपने बल पे यहाँ तक आ पाई हूँ, तो मैं स्त्री वंश पे क्या ही नया जोड़ूंगी बताइए, राइट। तो उस विषय पे या उस समाज में मैं नहीं झांकना चाहती थी जो मेरा नहीं था। ये जो मैं लिख रही हूँ वो समाज मेरा है ना। तो चाहे आप शैडो की बात करें, शुगर डैडी की बात करें या मेमराजी की बात करें, आसपास ऐसे किरदारों से मिली हूँ, देखा है, ये जिंदगी मतलब मैं जी चुकी हूँ। मुझे लगता है यहाँ से किरदार उठाऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन एक कम्युनिटी तो बन ही जाती है, तो हम लोगों की जो राइटर्स की कम्युनिटी है तो उसमें ये विमर्श की बात आती है। मेमराजी तो यहाँ भी बहुत सारे हैं तो वो एक प्रेशर तो बिल्ड होता ही होगा ना, कि जब आपको उस कम्युनिटी के अंदर रहना, कहीं ना कहीं ये ह्यूमन नेचर है कि हम जिस इंडस्ट्री में हैं हम चाहते हैं कि वहाँ पे हमें उस रूप में एक्सेप्ट किया जाए। तो हिंदी साहित्य में तो ये बहुत ज़्यादा होता है कि अगर आप प्रेमचंद के जूते में नहीं चल रहे तो आपको साहित्यकार ही नहीं मानेंगे। अब आप जब लिख रही हैं तो आपका, मैं कारण समझ पा रहा हूँ विषयों के चुनाव का, लेकिन ये प्रेशर नहीं आता क्योंकि हमने जो है वो दफ्तर जाती स्त्री का दुख नहीं लिखा, या घर में काम करती स्त्री के दिमाग में कितना प्रेशर बना हुआ है प्रेशर कुकर की सीटी के साथ, वो नहीं लिखा तो, या और भी किसी तरीके का, तो ये आप नहीं लिख रही हैं तो एक प्रेशर आता होगा कि आप जो है विमर्श को कमजोर कर रही है, ऐसे आरोप रखते हैं हमारे। नहीं, ऐसे विमर्श को कमजोर कर रही है, ऐसे आरोप से ज्यादा कई लोग मुझसे कहते हैं साहित्य की दुनिया में वापस आ जाओ, बड़े बड़े कहते हैं। मैं कहती हूँ मैं इस तरह साहित्य में पढ़ती ही नहीं हूँ। साहित्य की दुनिया में जो है उनको ही क्या हासिल हो रहा है। और मैं अगर अपनी बात कहूँ तो भाई मैं कमर्शियल लिख रही हूँ, तो कमर्शियल लिखने के मुझे पैसे भी मिल रहे हैं। हिंदी का लेखक झोला छाप ही होगा, हाँ, एक ही वक्त का खाना खाएगा, दूसरों से मांग के ही खाएगा। ये कब तक हम ढूंढते फिरेंगे? मुझे बताइए, मैं हमेशा अच्छी नौकरियां मैंने की है, जो मैं डिजर्व करती हूँ वो पैसे मुझे मिलते रहे हैं, तो मैं जो लिखूंगी मुझे उसकी भी कीमत चाहिए भाई। आप अगर लोकप्रिय साहित्य लिखते हैं तो उसके कई आयाम है। ये ऑडियो बुक्स में जा सकता है, ये वेब सीरीज बन सकता है, जैसे आपको मैंने बताया शैडो पे फिल्म बन रही है, मेमराजी पे भी बात चल रही है कुछ। तो मुझे लगता है कि वो आयाम, वो दुनिया मुझे ज्यादा लुभाती है, जो बहुत बड़ी है। हाँ, और मैं अगर वापस वही उन्हीं जूतों में फिट होने की कोशिश करूं, निश्चित है कि मैं फिट नहीं हो पाऊंगी। मुझे पता है कि मैं वहां, मैंने कहा ना कि मैं बस एक तो मैं दौड़ में हूं नहीं, और अगर मैं दौड़ूंगी बहुत बीच रास्ते में गिर जाऊंगी। घिर के घायल हो कि क्या जीना। मैंने तय किया है जो अब जिंदगी बाकी है ना, वो आनंद से जीऊंगी मैं, बिल्कुल आपकी स्वीटी भाभी की तरह इधर उधर चुगलियां कुछ मेमराजी बनती हुई, कुछ शुगर डैडियों को पानी चखाती हुई। ऐसे एक और बड़ा इंटरेस्टिंग है जो आपके हर उपन्यास के साथ आता है, वो है ओपननेस। उस ओपननेस में लिखते वक्त जो है माहौल का ओपननेस प्रॉपर आता है, दिखता है। हालांकि मैं इस चीज़ की तारीफ करूंगा बहुत, क्योंकि जब मैं किसी लड़के का पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ रहा हूँ तो मुझे ये नहीं फील होता कि किसी एल्डर विमन ने लिखा है एक 18-20 साल के लड़के का माइंडसेट। वो वैसा ही निकल के आता है जैसे वो भाषा यूज़ करता है। या कहीं गाली देनी है तो आप उसमें भी हिचक नहीं है, वो जैसा है वो वैसा ही आता है। तो निजी तौर पर मुझे लगता है कि कैरेक्टर से मैं रिलेट कर जाता हूँ जिस तरीके से आपने लिखा, और वो कैरेक्टर किसी भी एज ग्रुप का हो, क्योंकि आप अपने से 25 साल छोटे कैरेक्टर को भी बता रही हैं और बड़े को बता रही हैं, सबका माइंडसेट आ रहा है। लेकिन फिर से कई बार ये सुनने में आता है कि हमारे पाठक इसके लिए तैयार नहीं है। साहित्य समाज का तो आपने जवाब दे ही दिया, दूसरे सवाल पे नहीं आ रहा, लेकिन कई बार ये जवाब आता है कि पाठक हमारे तैयार नहीं है। पर तो क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि पाठकों की प्रतिक्रिया आई हो कि अरे मैडम ये तो गाली नहीं लिखनी चाहिए थी, या मैडम ये ऐसे कैसे बात इसके बारे में आपने कर दी? देखिए, अभी मतलब पिछले हफ्ते किसी ने शुगर डैडी के लिए कमेंट किया था कि शुगर डैडी मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन उसमें एक कैरेक्टर के मुंह से गाली मुझे सही नहीं लगी। तो मैंने जाके वहां उनको स्पष्टीकरण दिया कि भाई वो एक पुलिस वाली है, और वो डील करते समय पुलिस वाले फूल की मालाएं लेके तो चलते नहीं है। तो शायद उनको ये आपत्ति हुई होगी कि एक महिला होने के नाते मैं गाली कैसे दे रही हूँ। गालियां कम लिखी है, इससे ज्यादा गालियां देते हैं, चाहे महिला पुलिस वाले हो, पुरुष पुलिस वाले। मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता। देखिए, इससे पहले जो मैंने इरोटिका स्टोरीज लिखी, कामुकता का उत्सव या रूह की प्यास, जो वाकई इरोटिक होती थी, या एक्चुअली मैंने बहुत खुल के सेक्स के आनंद पे ये सब चीजें लिखी हैं। बल्कि वहां मेरे एकाध कुछ परिचित है, उन्होंने मुझसे कहा था तब कि आप जो है
आपका कद, आपकी उम्र, आप जो नौकरी कर रही हैं, उसके बाद आप कैसे लिख सकती हैं? मैंने कहा मैं ही तो लिख सकती हूँ। मेरा अनुभव, मेरा कद मुझे इस बात की इजाजत नहीं देगा कि मैं अश्लील हो जाऊं। लेकिन जो बात जानी चाहिए समाज में, वो तो जानी चाहिए ना, बिल्कुल। तो कामुकता का उत्सव जब हम तैयार कर रहे थे, ये इरोटिक कहानियों का संग्रह है, तो मैं तब नंदन की संपादक भी थी। तो अदिति माहेश्वरी जो है वाणी की डायरेक्टर, हम दोनों की लंबी बातचीत हुई। तो उसने कहा आप ही कर सकती है मैम, ये कोई नहीं कर सकता, क्योंकि एक तो सोच खुली हुई है आपकी, आप उसमें कहीं बंद के नहीं चलेंगी बिल्कुल, और आप में जेन्युइनली मानती है कि सेक्स के बारे में हमें ओपनली बात करना चाहिए, क्योंकि जनरली ये शब्द जो है लोग उच्चारित करने से बहुत डरते हैं। लेकिन आप जब इस बारे में बात करेंगी और आप जब बताएंगी कि लड़कियों के लिए भी कितना जरूरी है, और इसमें जो है आनंद की हम बात करें, प्रकृति की बात करें, ये सब, तो आप की बात लोग स्वीकारेंगे बिल्कुल। तो कामुकता का उत्सव प्रकाशित होने के बाद मेरे पास, बाकी तो सबने तारीफ की, बाकी तो सबने कहा कि बहुत अच्छा है और इस तरह की किताबें आनी चाहिए। मेरे पास एक फोन आया, बेंगलोर से थे, कोई फौज में थे या पता नहीं कहाँ थे, तो वो कहीं से नंबर लेके फ़ोन कर रहे थे। फ़ोन करके उन्होंने बहुत खुलेआम अपनी समस्या के बारे में बात करना शुरू किया कि पत्नी मेरे को सेटिस्फाई नहीं कर पाती, मैं क्या करूं। मतलब मैं काउंसलर की, मैंने कहा मैं काउंसलर नहीं हूं। बोले नहीं, आपकी कहानियों में तो लग रहा है ऐसे, तो थोड़ा मेरे को काउंसिल कर दीजिए, वो कर दीजिए। फिर बोले अच्छा आप मिलेंगी क्या मुझसे? वो तो बातों बातों में मुझसे निकल गया कि मेरी उम्र इतनी इतनी है। वो भयानक रूप से शॉक्ड हो गए, बोले कि इस उम्र में आके आप ये सब लिख रही हैं। देखा, मैं किसी भी उम्र में हूं, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बात तो आपको समझ में आ रही थी ना, तो उससे क्या हुआ आपको, बिल्कुल दिक्कत। फिर बोले अच्छा आप मेरी उम्र की किसी से मेरी दोस्ती करा दीजिए जो मुझे समझा सके। कब मैं जिस दिन काउंसलिंग और इस तरह का काम शुरू करूंगी आपकी लिए प्रस्तुत होंगे। फिलहाल तो मैं सिर्फ लेखिका हूँ, ये काम मैं कर पाऊंगी। नहीं, वो मैच मेकिंग ढूंढ रहे थे, तो कोई काउंसलर नहीं चाहिए। आदमी बहुत कमीने होते हैं इस मामले में। कामुकता का उत्सव का एक सवाल मैंने लिखा था, आपने पहले ही आंसर दे दिया जो मेरा क्वेश्चन, लेकिन उस क्वेश्चन में मुझे याद है मैंने पढ़ी थी और बहुत शानदार कहानियों का चयन था, और मेरे लिए एक्चुअली वो रुचि का विषय था, क्योंकि इंडस्ट्री को मैं देखता हूँ मार्केट और डेटा की दृष्टि से, मुझे मज़ा आता है उसको देखने समझने में। तो मुझे एक तो ये चीज़ देखनी ही थी कि किस तरीके से कहानियों का चयन किया गया है, और वो इतनी खूबसूरत कहानियाँ थी उसके अंदर सारी। तो मुझे लगा कि पता नहीं क्यों और किताबें नहीं आती इस तरह की। तो वो तो चलिए आपने उसका जवाब दिया, लेकिन मैंने उस पीरियड में बहुत सारे वरिष्ठ लेखकों को, जिनका मुझे मानना था कि ये काफ़ी ओपन है ये साहित्य को, उनको मैंने आलोचना करते देखा उसका। एक तो समय को लेकर आलोचना हुई थी कि कोरोना के बाद बताइए ये ले आए हैं। बिल्कुल कोरोना के बाद। हाँ, तो मुझे थोड़ा वो रखा कि कोरोना में घर में बैठे और क्या कर। लेकिन एक ये था, लेकिन उसके विषय की को लेके भी आलोचना हुई। अब ये सब लोग जो है ये कहीं ना कहीं आपके समकक्ष हैं। जी जी। तो अब जब वो लोग इस तरह से आलोचना करने लगे, तो वो प्रेशर नहीं फील होता है कई बार कि यार मतलब हम तो काम कर रहे हैं और आपने विषय को लेकर अपनी बात बताई ही है। तो उस सब के बावजूद जब ये इतना कुछ होता है, उन सब लोगों के साथ जिनके साथ उठना बैठना होता है, मिलना होता है, इवेंट्स में आना होता है, वो बैठ के आलोचना करनी शुरू कर देते हैं। तो वो प्रेशर को आप कैसे डील करती हैं? देखिए, प्रेशर सबसे पहले घर से होता है ना। मुझे प्रेशर घर से कभी हुआ ही नहीं। मेरी जो भाई है और मेरी जो बहनें हैं वो मेरी सबसे पहली पाठिका होती हैं। प्लस मेरे हस्बैंड हैं, सबसे अच्छी बात तो हिंदी पढ़ते नहीं है, लेकिन वो मेरे बहुत बड़े समर्थक हैं, बहुत खुले दिमाग के। बल्कि वो तो इस बात को लेके बहुत तारीफ करते हैं कि तुम बहुत बोल्ड और बेबाक लिखती हो। बिल्कुल, मुझे लगता है मेरे जो बहुत क्लोज लोग हैं उनको कोई तकलीफ नहीं है, मुझे तो बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं है। और सच कहूँ, अगर किसी को तकलीफ हो भी रही हो ना, तो मुझे कोई परवाह नहीं है उसकी। मुझे लगता है एक ग्राउंड जो है, जो मैं फील करती हूँ, वो मुझे लिखना चाहिए। मैं ये सब बंद करके मैं अगर वही करने लगूं जो बाकी सब लोग कर रहे थे, तो शायद मैं बहुत चैन से मर नहीं पाऊंगी। उस वक्त एक है ना, एक मैं मुझे एक गिला एक कहूँ या जो भी है, एक वो रह जाएगा कि अरे वो नहीं कर पाई मैं क्यों उनकी बात में सुन के चुप रह गई। क्योंकि मुझे याद है आसपास से गुजरते हुए लिखने के बाद मेरे पास मैत्री पुष्पा जी, बहुत बड़ी बड़ी लेखिकाओं के फोन आए, चित्रा मुदगल जी, सबके मेरे पास फोन आए। सब ने कहा कि बहुत पसंद आई, पर तुमने जिस तरह से लिख दिया हम लिख नहीं पाएंगे, पर हम सब समर्थन करते हैं। हमारे अंदर वो गट्स नहीं कि हम लिख दें। हालांकि बाद में मैत्री जी ने गुड़िया भीतर गुड़िया में लिखा, बहुत कुछ लिखा वो। तो मुझे लगता है कि
आपने कुछ लिखा, जैसे मैत्री जी बाद में भी कहती रही, और फिर आपको घर वालों के आगे जिल्लत महसूस हो कि आपने क्या लिख दिया, बिल्कुल तब शायद एक औरत महसूस कर सकती है कि कैसे लोग हैं जो मेरा लिखा नहीं समझ रहे। मुझे तो ये दिक्कत कभी आई नहीं, कभी नहीं आई, बिल्कुल ना अपने प्रकाशक से आई, ना अपने पाठक से आई, ना अपने घर में किसी से आई। मैं किसकी परवाह करूं बताइए। हाँ? और ये जो साहित्य और ये सब जो भीड़ की आप बात करते हैं ना, वो कोई बहुत अच्छा लिख दे, किसी को बहुत इनाम मिल दे, उनकी भी तो टांग खींचते हैं, उनको भी तो छोड़ते नहीं है। तो फिर मुझे छोड़े ना छोड़े, मेरे को उससे क्या फर्क पड़ना चाहिए बताइए। अपना काम तो होते रहना चाहिए। तो ये यंगस्टर्स के लिए सीख है कि खिंचाई तो होती रहेगी भैया, अपना काम ठीक होना चाहिए। और मैं रिकमेंड करूंगा, मैंने वो बुक पढ़ी है, वाणी प्रकाशन से आई है, कामुकता का उत्सव, जिसमें कई कहानियां हैं, आपने एडिट की है, कहानी भी है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से और बहुत ही सुंदर भाषा में सभी लेखकों ने उसमें कहानियां दी हैं। वापस आपकी किताब पे आते हैं। शुगर डैडी, ये नाम जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है, और उसकी कहानी जो है उसमें ये एक मर्डर मिस्ट्री है, जिसमें कि एक श्याम नाम के व्यक्ति की, जो कि अधेड़ उम्र का व्यक्ति है, और उसके साथ एक मायरा नाम की बच्ची जो कि 18-19 साल की बच्ची है। ये आती है और मर्डर के हो जाता है, वहाँ पकड़ी जाती है। बहुत सारे उसके बाद रेयर्स हैं, तो आप किताब पढ़ें तब समझें। लेकिन ये शुगर डैडी नाम जो है, ये कैसे विचार आया? जी जी, ये भी बहुत आसपास घटा हुआ एक किस्सा है। बिल्कुल, मेरे एक परिचित की बेटी थी जिसको बहुत अपने से इसको मैं रोकूं, अगर आपने ये इसी के लिए लिखा है कि मेरे पापा का मर्डर हो गया था 15 साल पहले, एक आपने इसकी भूमिका में आपने मेंशन किया है। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि सुनीता को जल्दी हो गई मुझे बाय करके भेजने की। अगले दिन बस में मिली तो खुद ही बता दिया, मेरे नाना के सामने मेरे पापा का जिक्र मत करना, हम लोग उनकी बात नहीं करते। फिर उसने लंबी सांस लेकर कहा, मेरे पापा का मर्डर हो गया था 15 साल पहले। और जब मैं पढ़ रहा था भूमिका में, तो इस लाइन के आने से पहले मुझे इस लाइन की उम्मीद नहीं थी। तो मैंने कहा ये क्या झटका आया। तो भूमिका में ही झटका लग गया था, कहानी तो आगे है। जी जी जी, वो तो मैंने कहा कि अपराध कथाओं से कैसे वे जुड़ी जी। तो देखिए, तो फिर वो एक किस्सा था कि एक बहुत यंग लड़की थी। देखिए, हमारे आसपास दिल्ली और मुंबई में है तो हनी ट्रैप और ये सब तो आपको पता ही है, बिल्कुल, है ना। और ये बहुत आम मुझे लगता है पिछले 2 दशकों से हो गया है कि छोटे उम्र की लड़कियां, मतलब बड़े उम्र के जितने भी होते हैं आदमी, आपने खुद ही कह दिया आदमी कमीने होते हैं, ठरकी होते हैं, आपने खुद कहा, मैं तो आपकी बात दोहरा रही हूँ, बिल्कुल। तो ये उनको एक किक मिलता है यंग लड़कियों से दोस्ती करने। पुरुषों से माफी मांग लेता हूँ, सॉरी गाइस। चलिए, मैं बिल्कुल बिना माफी की कहानी की तरफ आती हूँ। तो वो जो है, अब इसमें गलती नहीं है। देखिए, शुगर डैडी, अब मैं क्या कहूँ, इस तरह तो अब बहुत सारी, मैं तो ऐसी कई औरतों को भी जानती हूँ जो बहुत यंग लड़कों से दोस्ती करती है। उनको क्या कहते हैं, उनके लिए भी क्या शुगर मम्मी कहते हैं उनको? नहीं, शुगर मम्मी, उनके लिए कुछ और है एक शब्द। ओके, तो वो भी, उनको भी जानती हूँ मैं भी। अगला कहानी का प्रेमाइज वो हो सकता है, बिल्कुल। वो मेरी एक जानकार थी घाटकोपर में, उनकी माँ जो है एक बहुत यंग लड़के से, 24-25 साल के लड़के से दोस्ती करके साथ में रहती थी। तो शुगर डैडी का कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा यहाँ कॉमन हो गया। और लड़कियां जो कॉलेज में पढ़ रही हैं, जेब खर्च के लिए, उसके लिए, आनंद के लिए, है ना, आनंद में कोट कह रही हूँ मैं, तो उसके लिए वो जाती है बड़े आराम से, कहीं भी घूम लेती है, मस्ती कर लेती है, सब कुछ। तो ये प्लॉट मेरे दिमाग में था और उस पर मैं कुछ सीरियस लिखना चाह रही थी। लेकिन सीरियस लिखते लिखते जब मैं मायरा और श्याम का किरदार बुन रही थी कि मायरा और श्याम जो है कहीं गए हुए हैं ऐसी किसी रिजॉर्ट में, और जो है श्याम को हार्ट अटैक आ जाता है और मायरा को समझ नहीं आता किसे बुलाए, तो वो अपने पापा को बुलाती है, जिनसे वो करीब 15-16 साल बाद मिलेगी डिवोर्स के बाद। और पापा आते हैं तो चौंक जाते हैं कि मुझसे 2 साल बड़े आदमी है और वो उसके साथ। ये सीरियस कहानी बुनते बुनते मुझे लगा नहीं, इस वक्त मैं इसके मूड में नहीं हूँ। तो कहानी का प्रेमाइज में वही रखना चाह रही थी, लेकिन फिर दिमाग में था कि मैं इसे मर्डर मिस्ट्री बनाती हूँ। चूंकि मैं काम कर चुकी थी मायरा पे, इसकी कैरेक्टर पे, और एक डिफंक्ट फैमिली के बच्चे कैसे होते हैं वो मैं दिखाना चाह रही थी। इसकी कहीं ना कहीं इस कहानी में देखिए, चाहे अमल जो ड्रग एडिक्ट बना है या मायरा जो इस तरह का काम करे, उन सबके पीछे आज का समाज है। हाँ, आप डिवोर्स ले लेते हैं, आपको पता ही नहीं चलता आपके बच्चे के साथ क्या हो रहा है, दिमाग पे क्या असर पड़ रहा है, शरीर पे क्या असर पड़ रहा है। हाँ, माँ अपने दुख के साथ है, बेटी कह रही है कि मैं अपने दुख में हूँ, डिप्रेशन में। माँ कह रही तेरे को किस बात का दुख है, दुख तो मुझे है, मैंने अपने पति से डिवोर्स लिया। अरे वो बच्ची जो बड़ी हो रही है बिना बाप के, उसे देखिए ना,
वो बेज हो रही है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, उसे कोई प्यार नहीं कर रहा, वो कहाँ तलाशेगी? कहीं तो जाएगी वो उस तलाश के लिए। फिर आप रोते रहते हैं कि बेटी हमारी बिगड़ गई या बेटी हाथ से निकल गई। तो ये हमारे समाज का एक, क्या कहूँ, एक अंडरलाइन जो है, एक बहुत बड़ी चुनौती या चेतावनी है हमारे समाज के लिए कि लस्ट, पैसे का, हर चीज का लस्ट बढ़ता जा रहा है बिल्कुल। तो यहाँ श्याम के भी मर्डर में आप देखिए, जितनी भी औरतें हैं सबको पैसा चाहिए, सब पैसा। और ये सच बात है, ये मैंने ये कहानी लिख दी, छप गई, उसके बाद आप देखिए संजय कपूर कि इसके बाद सारे लोग पैसे के लिए पहुंच गए वहां। हाँ, पहली बीवी पहुंच गई, तलाकशुदा बच्चे पहुंच गए। हाँ, तो हर किसी को करोड़ों रुपए दिखते हैं भाई। हाँ, वो नहीं दिखता कि वो बंदा कैसी जिंदगी जी के गया है। तो पैसा तो है ही ना झगड़े की जड़। झगड़ा जहां है वहां पे शक्ति है, सत्ता है, और फिर हत्या। तो ये आइडिया मुझे वहीं से आया। इसमें आपने मायरा के फादर की भी अच्छी खिंचाई कर दी है। एक टेलीविजन एंकर है वो, तो इन्होंने उसको एंकर दिखाया, लेकिन पता नहीं उसको पढ़ते हुए मुझे एक ही एंकर की बार बार याद आ रही थी। एंड यू ऑल्सो वांट टू नो, किताब पढ़ के आपको पता लगेगा। तो आपको नहीं लगा इसके लिए पढ़िए कि वो कौन है, टीवी का हेड ऑनचो। तो ऐसा आपको नहीं लगेगा कि पत्रकार मित्र बहुत सारे चूंकि टीवी इंडस्ट्री में नाराज हो जाएंगे कि यार तो मजाक उड़ा दिया हम लोगों का? नहीं, पर हम सब एक दूसरे का मजाक न उड़ाएं तो कौन किसका उड़ाएगा बताइए। और पत्रकारिता का मजाक कौन नहीं उड़ा रहा आज की तारीख में। अच्छा, मायरा का कैरेक्टर बहुत कॉम्प्लेक्स है। बिना रिलेशन के रिलेशन महसूस कर रही है। हाँ, श्याम उसको यूज कर रहा है कि भाई उसके लिए वो उसका क्या कहते हैं, एलिबाई बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और इसको लग रहा है कि इसका फिजिकल रिलेशन हुआ जो कि है ही नहीं। तो वो कहीं ना कहीं एक मानसिक बीमारी है। और उसके आगे भी जब आप उसके पूरे कैरेक्टर को बिल्ड करना शुरू करती हैं तो साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा डिप्रेस बच्ची दिखती है। रीजन क्यों है वो आपने बताया कि डिफंक्ट फैमिली है, लेकिन इन चीजों को इतना ऑथेंटिक बनाने के लिए ये जरूरी होता है कि उस पर रिसर्च हो। जी। तो आपकी कभी किसी साइकोलॉजिस्ट से सब पे बात हुई? कंटिन्यूअसली जी। देखिए, एक तो मैंने पुलिस वालों से बात की कि इस तरह से पॉसिबल है कि नहीं, जैसे मायरा को जेल की बजाय कहीं और रखना है ना, तो ये भी पॉसिबल है, ये भी उन्होंने बताया कि रखते हैं बिल्कुल इन केसेस में। तो लगातार साइकोलॉजिस्ट से बात हुई कि क्या हो सकता है, बाइपोलर हो सकता है, कुछ और हो सकता है, क्या हो सकता है। तो लगातार मायरा के कैरेक्टर पे मेरी जो मित्र साइकोलॉजिस्ट है उनसे बात होती रहती थी। उन्होंने ही मुझे कई सारे आउटपुट्स दिए। और मैं एक काम और करती हूँ, मैं जब लिखती हूँ तो मैं स्वांतः सुखाई के लिए नहीं लिखती जी। मैं चाहती हूँ कि मेरी कहानियां बाहर लोग पढ़े, तो मैं लिखते लिखते 4 लोगों से पढ़वाती हूँ, और पूरा उपन्यास खत्म करने के बाद और 4 लोग हैं मेरे इसमें जो हर उम्र के हैं बिल्कुल, उनसे पढ़वाती हूँ और बहुत ईमानदारी से उनके इनपुट्स लेती हूँ ताकि कहानी तार्किक बने और बाद में जो है आप ये न कह सकें कि ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। तो लगातार मैं 8 लोग हैं मेरे मित्र जिनका जिक्र मैंने किया है, जिनको मैंने है ना धन्यवाद भी कहा, ये सब मेरी बहुत मदद करते हैं। और इनके कहने पे मैं चैप्टर के चैप्टर डस्टबिन में डाल देती हूँ, बिल्कुल ट्रैश में डाल देती हूँ। मैं बचूंगा ऐसे दोस्तों से। नहीं, लेकिन ऐसा दोस्त एक राइटर की जिंदगी में होना चाहिए, ईमानदारी से आपको बताए। एक इसी में अगर फैमिली की ही बात करूं, शुगर डैडी में कई महिलाएं हैं कैरेक्टर्स में, धीरा है, रति है जी। आपने तो कहा फादर जो है वो तो कई बार ऐसा होता है कि अपनी जिंदगी में चले गए। दुर्गा पूजा का टाइम आ रहा है, तो हो सकता है जब तक वीडियो है तब तक दुर्गा पूजा चल रहा हो। दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र है, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, लेकिन अमर की माँ यहाँ पर कुमाता है। यूजुअली जो है हम बहुत कम ऐसे किस्से देखते हैं जहां पर कि महिलाओं के नकारात्मक पक्ष को हम सामने देखें। मतलब वो बच्चे के लिए कम से कम वो कुछ भी कर सकती है। रति को भी चाहे उसका जो भी पर्पस हो, उसका पर्पस सारे क्राइम के पीछे उसका बच्चा था। लेकिन अमर की जो माँ है उसका पूरा पर्पस सिर्फ अपना पैसा है, अपने बेटे को वो दांव पे लगाने को तैयार है। मैंने नहीं देखा है कभी, क्या वाकई ऐसा होता है? आपने पत्रकारिता में बहुत देखा होगा, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि वाकई ऐसी माताएं होती हैं? बहुत होता। हमने जबरदस्ती माओं को वो पद दे के ऊपर चढ़ा रखा है, और पिताओं को बेवजह हम जो है हमेशा कटघरे में खड़ा करते हैं। बिल्कुल जरूरी नहीं है। मेरे कई सारे ऐसे परिवार देखे हैं जहाँ डिवोर्स के बाद पिता बच्चों को पालता है,
माँ अपने प्रेमी के साथ चली जाती है बिल्कुल। तो बहुत सारे देखे किस्से, एक नहीं कई। तो औरत का एक अच्छा पक्ष भी होता है, एक बुरा पक्ष भी होता है, लेकिन यहाँ भी मैं वही कहूंगी कि वो औरत जो पैसे की लालची है, जो सत्ता की लालची है, वो कुछ भी कर सकती है। उसने अपने पहले पति को मरवाने में कोई वो नहीं किया, वो भी साथी थी उसकी, राइट। वहां भी उसका वही था कि यहाँ श्याम से शादी करे और पैसे ले। जब श्याम से पैसे मिल गए तो उसको सब चाहिए और चाहिए, राइट। कम से संतुष्ट नहीं होती। ऐसी औरत का क्या करेंगे? बहुत है आपके आसपास ऐसे। देखिए आप बहुत बड़े घरानों में जरा एक झांक के आ जाइए, सारे बड़े जितने भी हैं आप, आपको मुझे लगता है कि मैं क्या लूँ, अब नाम क्या लूँ, तो आपको दिख जाएंगे ऐसी औरतें बिल्कुल। अच्छा, कई बार मैं खुद भी लिखता हूँ तो कई बार मेरे साथ ये होता है कि जब मैं लिख रहा होता हूँ तो पात्रों को हम ही बुन रहे हैं, सारे पात्रों को, तो उनका असर हमारे ऊपर थोड़ा बहुत होता है, या अपने प्लॉट का असर होता है। जैसे जब मैं पॉलिटिक्स लिख रहा था तो मेरे दिमाग में पीड़ित और पीड़ा देने वाले दोनों की भावना आ रही थी कि नेता कैसे सोच रहा होगा, और वो, या प्रेम कहानी लिख रहा हूँ तो मेरे को कई बार ना रोने का मन करता है, मुझे ब्रेकअप की फीलिंग आती है, फिर मुझे ध्यान आता है अच्छा मेरी तो गर्लफ्रेंड भी नहीं है। आपने एक किताब लिखी, ये सब तो नॉर्मल है, लेकिन आपने ये किताब है शैडो जी, ये हॉरर स्टोरी है, हॉरर थ्रिलर। जब आप हॉरर थ्रिलर लिखते हैं, आप जब पूरे दृश्यों को रच रहे हैं तो उसके अंदर जो है दृश्य में वो डर उत्पन्न होगा, और वो डर जब भी उत्पन्न होता है तो डर उत्पन्न किए जाने के लिए सामान्य परिस्थिति होती है। ऐसा नहीं कि अचानक कुछ आप सामान्य कुछ काम कर रहे हो और अचानक उसके बीच में से एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिससे आप भय हो जाता है। तो क्या लिखते वक्त कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप लिख रही हैं और आपको लग रहा है कि मैं लिख रही हूँ और पीछे से कोई आके आपकी किताब को पढ़ रहा है कि वो किरदार मेरी तरफ झांक रहा है? देखिए शैडो के वक्त मुझे हुआ था। शैडो मैंने आपको बताया कि एक उस तरह से थ्रिलर है और उसमें पुट है हॉरर का भी बिल्कुल। तो जो हीरो है वो रात को वायनाड की घाटी में, पहाड़ी में जो है वो अटक जाता है वहाँ पे बिल्कुल, और मतलब कि कुछ घटनाएं हैं जो पड़ेंगे, और वहाँ आके वो वहाँ पे उसको समझ नहीं आता कहाँ जाए, कैसे जाए। बहुत धुंध है, ठंड है, मर रहा है बिल्कुल ठंड के मारे, और उसको साया सामने दिख रहा है बिल्कुल। वो उसे लगता है कि साया को का पीछा करने से वो जो है वहाँ तक पहुँच जाएगा, बट साया गायब है और वो ठंड में वहाँ पे अकड़ के बैठ गया है बिल्कुल। और सुबह जब आंख खुलती है उसकी, मतलब वो चैप्टर के बाद साया, तो उसे पता चलता है कि छोटा सा चट्टान है कि एक कदम आगे रखे तो खाई में गिर जाए, अगर वो साया का पीछा करता तो गिर जाता बिल्कुल। वो तो अच्छा है, ठोकर लगी है, वो गिर गया बिल्कुल। ये सीन में जब लिख रही थी तो मैं थोड़ा डर गई, और रात के 2 बज रहे थे, तो मैं गई कमरे में और लाइट लगा के मैं जो सोई हूँ तो माइक का वो डर मेरे अंदर तारी हुआ। और फिर वो चैप्टर तक मैं भेज चुकी थी अपने जिनको पढ़ने भेजती हूँ 4 लोगों को। तो सुबह मैं उठी तो चारों के आए कि तुमने तो डरा दिया भाई, हमारी नींद खराब कर दी, अगला चैप्टर भेजो। तो उसमें ऐसा हुआ है बिल्कुल, उसमें ऐसा हुआ कि बाथरूम का दरवाजा भी नहीं खोल रहे। अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बाथरूम का दरवाजा खोल के चेक कर रहे थे। तो देखिए वो चूंकि थोड़ा डरावना वाला था तो उसमें मैं डरी हूँ बिल्कुल। जैसे मेमराजी लिखते वक्त हंसी हूँ मैं बिल्कुल कुछ कुछ सीन्स में, और शुगर डैडी में लेकिन मुझे थ्रिल महसूस हुआ जब मैं, खासकर अब बहुत ज्यादा पोल नहीं खोलूंगी, बट जब मैं रति का सीक्रेट ओपन कर रही थी और मुझे समझ नहीं आया था कैसे जोड़ूं, और रति का सीक्रेट का अचानक मेरे दिमाग में आया ये होगा। तो जब वो उससे मिलके आती है अपने, है ना वहाँ पे, और वो पूरा एक स्टंट मास्टर से मिलके आती है अपनी नीति, वो मुझे फिर बहुत मजा आया, फिर थ्रिल। फिर मैंने कहा नहीं अच्छा है, अब इसे पॉज देती हूँ, अब मैं कुछ घंटे इस पे बैठती हूँ फिर लिखूंगी। तो इस तरह से भी करती हूँ। होता है। मेमराजी की बात हुई, ये किताब बहुत मजेदार किताब है, और मुझे कल पढ़ते हुए लगा कि यार देर से क्यों पढ़ी इसको, पहले कैसे मिस हो गई, जबकि मेरे पास ही कम से कम 2 साल से पढ़ी हुई किताब है। लेकिन कल जब मैं पढ़ा तो उसके बाद तो मैं चाय पीता रहा, पढ़ता रहा, मुझे बहुत मजा आया इसके बाद। और इसलिए भी इंटरेस्टिंग है कि हमारी एक आदत है फोन उठा के बीच में चेक करने की, जो आजकल हो गया है, किताबें छूट जाती हैं। कल इस किताब को पढ़ते हुए मैंने सिर्फ 2 ही बार फोन उठाया, वो भी जब फोन की घंटी बजी। अगर घंटी ना बजती तो मैं नहीं उठाता। तो ये इसकी एक स्पेशलिटी थी कि पढ़ते हुए बहुत मजा आया। इसमें बहुत प्यारी सी कैरेक्टर है स्वीटी भाभी। ये स्वीटी भाभी जो है आपने इसमें लिखा भी है कि बसंती आंटी से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है। और मैं लड़कों को पहले कह दूं कि ये जब भाभीयों के चक्कर में मत पढ़ रहे, किताब पढ़ने के बाद तो तुम ऐसे भी नहीं पढ़ोगे,
ये बड़े लड़कों के सपने होते हैं इस तरह के। आपने भिलाई, चूंकि आपने जिया है, आपने बताया इसमें भिलाई शहर है, तो एक तो शहर ही बड़ा प्यार हो गया मुझे शहर से उसको पढ़ते हुए। छोटे शहर की बड़ी जिंदगी की बड़ी मजेदार कहानियां हैं। अच्छा, मैं ये मानता था कि ये कहानियां 80-90 के दौर में होती होंगी ऐसी, लेकिन इसमें सबके हाथ में मोबाइल है, व्हाट्सएप ग्रुप है, तो जा रही है, तो आज के दौर में भी ये होता है। अब अगर मैं इसको भिलाई शहर को 3 हिस्से में बांट देता हूँ। एक जब आपका बचपन वाला हिस्सा है, जिस समय ही पूरा टेक्नोलॉजी से दूर था, बीच में 90s का दौर जिसमें कि हम लोग ग्लोबलाइजेशन के बाद थोड़ा थोड़ा फैशन और टेक्नोलॉजी आने लगी, और तीसरा अभी का दौर। तो कितना डिफरेंस आपको भिलाई शहर में लोगों के जीवन में होते हुए दिख रहा है, मतलब कितना भिलाई चेंज हुआ है स्वीटी भाभी से लेके बसंती आंटी तक, या बसंती आंटी से स्वीटी भाभी तक, कितने चेंजेस लोगों के बीच में आए हैं। क्या लोगों के पास अब तो रील वाला टाइम आ गया है, तो है इतनी फुर्सत की रील छोड़ के जो है वो किसी शशांक की जिंदगी में देखें कि वो गाउन पहन के घूम रहा है लड़की का। तो ये मैं ना आप जवाब दो, उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि इसमें स्वीटी भाभी के कैरेक्टर का एक बहुत इंटरेस्टिंग सीन है। वो गायब हो गई है। उनके पति जो है शशांक, जो हमारा हीरो है इस कहानी का, उसको फोन करते कि वो कहाँ चली गई है। स्वीटी भाभी गायब होने से पहले उसके दरवाजे पर थी, और जब पता लगता है तो स्वीटी भाभी को सिर्फ ये डाउट था कि घर में कोई लड़की आई है। तो जब शशांक वहां मौजूद नहीं है तो पीछे से खिड़की कूद के उसके घर में चेक करने जाती है और बाथरूम में लॉक हो जाती है। उनका फोन गिर जाता है और इस चक्कर में उनका पता 2 दिन चलता नहीं। जी, अब आप बताएं। तो ऐसी कई मजेदार घटना है, ये सिर्फ एक मजेदार घटना है, ऐसी कई मजेदार कहानी में। अच्छा देखिए, तो बसंती आंटी हमारे पड़ोस में रहती थी। हम जब थे तो ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी के नाम पे कुछ भी नहीं था, तो ऐसी ही आती थी। और चूंकि हमारी दाईं तरफ का जो घर था वहाँ ट्रेन इंजीनियर आके रुका करते थे, और तुरंत वो उनका बायोडाटा ले लेती थी और जमा। और उनका कहता था मैं तो सोशल वर्क करती हूँ। इतनी मजेदार थी वो कि पूछे मत। तो हमारी अम्मा कहती थी वो आए तो थोड़ा अंदर चले जाया करना। वो कहती थी नहीं नहीं नहीं, आप मत कुछ करो, आपकी लड़कियां बड़ी अच्छी हैं बेचारी, है ना, उनके पीछे नहीं आते कोई साइकिल वाले लड़के। तो वो इतना बड़ा प्रभाव था मेरे ऊपर कि पूछे मत। तो मैंने सोचा था एक तरह से उनको ये डेडिकेट करती हूँ। आपको एक बहुत क्या कहूँ, ये अच्छी बात भी है और शायद बुरी बात भी है कि मैं जो भिलाई छोड़ के मुंबई गई एमकॉम करने, मैं भिलाई वापस कभी गई नहीं, क्योंकि भिलाई से हमारा नाता टूट गया था। मतलब मेरे एग्जाम जिस दिन हुए उसके अगले दिन ट्रेन पकड़ के हम पहुंच गए थे मुंबई। मेरे सपनों का भिलाई वो वहीं अटक गया, उसी वक्त अटक गया जो जिंदगी मैंने जी। तो जब मन किया शैडो के बाद हल्का फुल्का लिखने का कुछ, तो मैंने सोचा आज की कहानी होगी भाई, आज तो हर कहीं मोबाइल फोन है ही। फिर एक क्विक चेक किया मैंने छोटे शहरों में ऐसी भाभियां हैं कि नहीं। तो जहां जहां है हमारी मित्र सबने कहा नहीं है, सब जगह गॉसिप मगर भाभियां होती हैं। आज भी वो यही करती हैं, जो है रिश्ते जमाती हैं, घर अंदर घुसती हैं, झगड़ा करवाती हैं, सब कराती हैं, शादी शादी शादी, फिर बच्चे बच्चे बच्चे, फिर बच्चों को लेके तमाम तरह का रायता फैलाएंगी, सब कुछ। मैं कहा चलिए फिर आज भी होती है भाभियां। ठीक, तो टेक्नोलॉजी के साथ वो भाभी आ गई। तो ये जो भिलाई है, इस भिलाई, ये भिलाई मेरे सपनों का भिलाई है, जो मैंने पिछले 4 डिकेड में इसको बदलते देखा है। आज भिलाई कैसा है क्या है मुझे पता नहीं। बहुत दिलचस्प बात है कि 2 दिन बाद मैं भिलाई जा रही हूँ, तो शायद मैं बता पाऊंगी कि आपका भिलाई कैसा है। पर जो मैंने इमेजिन किया कि आज भी जो महिलाएं घर पे रहती हैं, जो कि रहती हैं भाई 25% ही तो है डेटा के अनुसार वर्किंग वुमन, बाकी 75% महिलाएं भाभियां यही सब तो करती होंगी। क्या करती होंगी? हाँ, गपशप फोन पे लगी रहती है सारी की सारी। सुबह देखिए वॉक पे भी निकलती है फोन पे, कहीं पे भी फोन पे होती है बिल्कुल, और आपस में ग्रुप बना के और यही सब करती हैं अपना सब कुछ। तो गपशप करती हैं, गॉसिप करती हैं, जोड़े जमाती हैं, जोड़े दूर करती हैं, इधर का उधर करती हैं, यही सब करती हैं। मजा भाई अभी आप बताइए, लेटेस्ट रिसर्च में ये बात सामने आ गई है कि गॉसिप करने वाले ज्यादा सेहतमंद रहते हैं। हाँ, तो अब मुझे लगता है नया टैगलाइन हमें इसमें लगाना चाहिए एकदम। मुझे तो लग रहा है मैं थंबनेल इसी चीज का बनाऊं कि गॉसिप करने वाले ज्यादा। अच्छा, इसमें स्वीटी भाभी का और शशांक का जो है एक जगह पर लगा के रिश्ता बन जाएगा, वो बनते बनते आपने रोक दिया। तो दो एस्पेक्ट हो सकते हैं। एक तो वो स्टोरी आर्क की दृष्टि से संभवतः बनता तो पाठक के तौर पे हम कुछ और देखते हैं, तो वो एस्पेक्ट है। दूसरा नैतिकता का एंगल भी है। आपके ऊपर कौन सा एंगल हावी था? नहीं देखिए, मेरा मानना है, मैं स्वीटी भाभी के अंदर घुस गई। मेरा मन था कि लालच तो आएगा, मायक उसके सपनों का राज है भाई, उसका राज डीके जो है वो तो राज है ही नहीं। सपनों का राज तो ये बंदा है भाई,
जो मोटरसाइकिल चलाता, सब कुछ करता है, हैंडसम भी है ना, तो कहीं ना कहीं पिघली वो। उस बंदे से, कुणाल से नहीं पिघली थी वो, है ना, कुणाल को तो जेल पहुंचा दिया था उसने, पर ये जो बंदा है वो पिघली कहीं ना कहीं। और वो बंदा बदला लेने के लिए, वो भी थोड़ा सा उसने एक्टिंग की, भाई उसे बदला लेना था ना, उसे गुस्सा था भाई, वो जो भी कांड हुआ था उसका, उसके बाद वो बदनाम हो गया था, आपको तो पता है कितना बदनाम हो गया। तो उसके अंदर तो है, क्योंकि उसकी तो सठ प्रेमिका है बचपन वाली सुंदरी, जो हो हंसती है बिल्कुल, है ना, ऐसी भी लड़की देखी हुई मैंने। तो भाई वो उसको मजा चखाना चाहता था। शशांक में सीरियस नहीं था, शशांक के मन में भी यही था कि मजा चखाना है, कि आगे से लड़कों को परेशान ना करे। हाँ, जो भी था, जो बाद में आके सुंदरी कहती है कि तुमने ठेका ले रखा है क्या, कि जो, तो स्वीटी भाभी नहीं कर सकती। मैं स्वीटी भाभी के अंदर उतर गई और मैंने उसे रोक लिया, मैंने उसे होटल के अंदर जाने नहीं दिया। बिल्कुल। अच्छा, एक ऐसा कभी हुआ कि बसंती आंटी ने किसी को ट्रेनिंग इंजीनियर जो है आपके लिए भी ढूंढा हो कि अरे सुनो, एक बड़ा अच्छा लड़का आया है, तमिल लड़का है? अनफॉर्चुनेटली बच्चे थे, अच्छा, बहुत छोटी थी बिल्कुल। मिस हो गया, बसंती आंटी की एक मैच मैकिंग कर सकती थी। अच्छा, आखिरी सवाल या सेकंड लास्ट सवाल, इसमें एक कैरेक्टर है शुगर डैडी में, इंस्पेक्टर सुलोचना, जिनकी शादी नहीं हुई जी। यूजुअली मर्डर मिस्ट्रीज जब हम फिल्मों में भी देखते हैं तो अक्सर इस तरह के कुछ ट्रॉमा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की लाइफ में होते हैं जी। उनके अपने कारण हैं। किताबों में हमारे पास जरूरी नहीं कि हमें ऐसा दिखाना पड़े, वो नॉर्मल हो सकते हैं, लेकिन आपने वो रखा है, तो क्या उद्देश्य कहीं फिल्म की तरफ ले जाना है इसको? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं, बल्कि मेरे प्रकाशक भी कहते हैं कि आप शायद, देखिए मैं जो भी लिखती हूँ लोग कहते हैं कि आप एक रील की तरह लिखती हैं, शायद टेलीविजन और स्टोरी टेल के लिए और ऑडियो विजुअल मीडियम के लिए लिखते समय मैं थोड़ा सा अब दृश्य जो है पढ़ाने के बजाय दिखाने लगी। हाँ। ऐसा कुछ था नहीं, देखिए वो भी जो है अरूप पे थोड़ा सा उसका भी सॉफ्ट कॉर्नर आता है कि कितना सुंदर आदमी है और सब कुछ, ऐसा नहीं है कि वो अप्रिशिएट नहीं करती, बट हाँ काम के सिलसिले में, जिम्मेदारी के सिलसिले में, क्योंकि बड़ी लड़की है, उसने शादी नहीं की घर की, तो पहले से मेरे लिए था कि वो वही रहेगी बिल्कुल, और बहन की शादी कर देती है, जो बहुत होता है फैमिलीज में ऐसे, तो वेब सीरीज बन जाए, फिल्म बन जाए, नो हार्म। हाँ, बट पहले मेरे को दर्शक चाहिए, इच्छा तो है, मुझे दर्शक चाहिए, पढ़ने में मजा आया तो पढ़िए, मैं लेखक पहले हूँ। बिल्कुल। अब फिर नया क्या लिख रही है? जी, तो जॉनर मेरा यही है, बट थ्रिलर ज्यादा कहूंगी उससे मैं। और मुझे एक कमेंट मिला कुछ दिनों पहले कि आपने बहुत सुकून की जिंदगी जी है, आप ऐसे लोगों के बारे में नहीं लिखती जो जमीन से जुड़े हुए हैं। ये शायद गलत भी नहीं है, मैंने बहुत उस तरह से मैंने वो सोशियो इकोनॉमिक जिंदगी जी है जहाँ ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा गरीबी, गुर्बत या मारपीट, हिंसा, इन सब से मेरा साबका नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे पत्रकार हुआ है। ऐसे पत्रकार मैंने हिजड़ों के साथ बहुत काम किया है, चरसी बच्चों के साथ काम किया, ये सब देखा है मैंने, मुंबई में ज्यादा देखा है बिल्कुल। तो मैं जो थ्रिलर लिख रही हूँ अब थोड़ा सा वो उस क्लास के प्रति लिख रही हूँ। आपको बता दो बेसिकली ड्रग्स जी, उसे लेके मैं कुछ काम कर रही हूँ। हालांकि जो आपको ये कह रहे हैं मैं इससे सहमत नहीं हूँ, ये मैं कई बार सुनता हूँ, क्योंकि समाज का दर्द सिर्फ गरीब आदमी का दर्द नहीं है। स्वीटी भाभी जिसके ऊपर हम लोग हंस रही है इतनी देर, स्वीटी भाभी के कैरेक्टर से भी मुझे लगता है कि क्यों आप उस 20 साल की लड़की के सपने की बात क्यों नहीं करते। वो जैसी भी हुई, चाहे गॉसिप कर रही हो, लेकिन उनका एक सपना था, वो सपना नजर आता है, तो मुझे लगता है वो सोसाइटी से जुड़ता है। या मायरा जिसके परिवार में विघटन जो है उस बच्ची के माइंड को चेंज कर देता, तो ये इसी सोसाइटी का तो पार्ट है। क्राइम जो हो रहा है, आपकी किताब पढ़ने के बाद मैं इस चीज को कई देर यही सोचता रहा कि क्राइम होने के पीछे हमेशा कुछ न कुछ ऐसे कारण होते हैं। रास्ते में मैं एक पॉडकास्ट सुनता आ रहा था इसका, निर्भया वाले केस का, बहुत दिनों बाद दोबारा उसको सुन रहा था मैं अभी। तो आपकी किताब में पढ़ूं या इस तरह के पॉडकास्ट को पढ़ूं तो हमेशा कहीं ना कहीं एक ऐसा कारण है जो ह्यूमन के उस पूरे इमोशन को चेंज कर रहा है। क्राइम होने के पीछे बहुत बड़ा सामाजिक ही कारण है। और ऐसे में मुझे लगता है कि ये अफवाह फैलाई गई है कि ये चीज़ें सामाजिक नहीं है, नहीं, ये बहुत ज़्यादा सामाजिक है, वास्तविक है। एक पाठक के तौर पे आपको इन चीज़ों का विश्वास नहीं करना चाहिए। तो जयंती जी से हमने बात की, बात करने के अंदाज से आपको समझ में आ गया होगा
कि लिखा भी ऐसे ही गया है जैसे वो बात करती हैं, एकदम खुल के, मज़े में, और ऐसी भाषा में जो कि समझ में आती है। तो जैसी बातचीत है वैसी ही बातचीत आपको किताबों में भी मिलेगी। तो किताबें पढ़ें। मेरे हाथ में अभी सिर्फ ये 3 किताबें हैं, मैं वो दिखा रहा हूँ, लेकिन आप बाकी किताबें भी जो है अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे जब आप ढूंढेंगे तो जयंती जी की वो किताबें आपको मिल जाएंगी। तो किताबें पढ़िए। जयंती जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज आपका समय निकाल के आने के लिए। थैंक्स अ लॉट, माय प्लेजर। तो बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। बातचीत अच्छी लगे तो अच्छी चीज़ों को अपने पास नहीं रखते हैं, अच्छी चीज़ों को शेयर करना चाहिए। तो शेयर कीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। दैनिक जागरण हिंदी है हम।